नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंद किसान में। 8 मार्च महिला दिवस, विमेंस डे। हम सब इस दिन को बहुत ही एक्साइटेड होकर मनाते हैं। देश के डिफरेंट जो एरियाज़ हैं, कोने हैं, वहाँ से तरह तरह की बातें आती हैं महिलाओं के लिए। मगर हम ये समझते हैं कि पूरे साल में महिलाओं के लिए वो किस तरह की नीतियाँ हैं, वो किस तरह की योजनाएं हैं जो महिलाओं को सही मायनों में सशक्तिकरण की ओर ले जाएं, उनकी रिस्पेक्ट हो, इज्जत हो। क्योंकि इसके इतर हम रोज़ तरह तरह की इस तरह की खबरें सुनते हैं जहां क्राइम रेट बढ़ गया है, ज़बरदस्त तरीके के क्राइम की घटनाएं हम सुनते हैं। अगर हम ग्रामीण भारत की बात करें, क्योंकि हिंद किसान जो है उसका फोकस है ग्रामीण भारत, तो आज उसी फोकस को रखते हुए हम 3 ऐसी शख्सियतों को आज हमने इनवाइट किया है इस पैनल पर, जो कि अपने अपने इंसाइट्स देंगे, जो कि महिलाओं के सशक्तिकरण की तरफ पूरी तरीके से प्रयासरत हैं, तरह तरह के मॉडल्स इवॉल्व किए हैं। आइए उनसे एक एक करके बातचीत करते हैं। सबसे पहले मैं अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। हमारे साथ हैं डॉक्टर इंदिरा देवी, जो कि केरला से हैं, एग्रो इकोनॉमिस्ट हैं और स्टेट फार्मर्स वेलफेयर बोर्ड की एक्टिव सदस्य रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है इंदिरा जी आपका इस शो में। हमारे साथ हैं डॉक्टर गिरी राव, जो कि डायरेक्टर हैं वसुंधरा एनजीओ, जो कि उड़ीसा में ये एनजीओ है, और जो ट्राइबल राइट्स हैं, जो महिला आदिवासी हैं, जो मजदूर हैं, महिलाएं, इन सब के सशक्तिकरण की तरफ भरपूर प्रयास है। ऑन ग्राउंड रिसर्च है, ज़बरदस्त काम है। और हम इनसे समझेंगे कि जो आदिवासी पुरुष हैं, महिलाएं हैं, खास तौर से आज हम महिलाओं की बात करेंगे, उनकी क्या स्थिति है, क्या है ग्राउंड रियलिटीज़। हमारे साथ हैं रूपसी गर्ग, जो कि एसोसिएट डायरेक्टर हैं खेती विरासत मिशन से, और इनका ऑर्गेनाइजेशन त्रिंजन भी खेती विरासत मिशन के तहत काम करता है महिलाओं की सशक्तिकरण की ओर। जो महिलाएं हैं वो तमाम आर्टिस्ट, चाहे वो स्पिनिंग हो, वीविंग हो, डाइंग हो, इस तरह के जो काम है, उस पारंपरिक कला को बखूबी वो वापस पटल पर ला पाई है इनकी संस्था। और इसके अलावा ऑर्गेनिक खेती की भी तरफ ये एक बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। पंजाब से हमारे साथ रूपसी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले इंदिरा जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। इंदिरा जी, first of all, happy Women's Day to you. And I want to understand that now that elections are also approaching in the state, so what are those policies that are specifically focused on women emancipation? When I talk of women from rural side, hinterland, and not just farmers, but other women who are in other areas in rural Kerala. So I would want your insights as to what are the various examples, what are the various things, efforts and schemes that have brought change in rural Kerala. Oh, very happy Women's Day to all of you and all the viewers. And this is a right question to someone sitting in Kerala, because you know that the gender ratio, the male-female ratio is one among the highest in Kerala. And also we have very high literacy rate, female literacy rate as well. But at the same time, I should remind you that the female work participation rate in India as well as in Kerala is very low. It has been on continuous decline, but the data shows that in Kerala for the past 3 years, it has slightly improved. During 17-18, it was 16.4, and now they report in 18-19, it has slightly improved to 20.4%. But despite all that, while we are discussing the declining women participation rate, I should say that in Kerala, there are certain models which are mainly focused to the women empowerment sector, which is basically a mix of policy changes backed by technology and social institutions as well as educational process. So as you are aware, perhaps the best among them is the Kudumbashree program, which you must have heard of. So this Kudumbashree project was launched mainly focusing on the rural people who are below poverty line.
only the rural women who belong to below poverty line. So this is perhaps the best example that is discussed globally. But similarly, we have certain projects like, for instance, there was a model launched by the Kerala Agriculture University, in which I was a professor, wherein we call it Food Security Army. And Food Security Army, we have developed a separate institutional form, which is sort of, it can be a registered a society or any form of social institution. And we have trained these group of women in all the crop production practices. So, for instance, if it is paddy, starting from transplanting, raising the nursery up to harvesting, using mechanization. So it was a fully mechanized affair. And these ladies were given on farm training, and after that, they were formed into a group. And through the local self government mechanism, they were given the capital support to purchase the machinery. So after that, what they are right now doing is that any farmer can hire their services for, say, suppose for land preparation full. Yeah. So they go to the field, do all the work, get the returns. So I did a small study as to what was the impact of this intervention on the poor ladies who appeared for this training and later on strengthened. I could see that apart from the asset creation at household level, the major change was that they could increase their confidence level to a very high level because they were handling all the machines. And the drudgery involved in labor like a transplantation or harvesting or weeding is completely wiped off. So, what personally, as an agriculture economist or a social scientist, what I see is that the women participation rate in agriculture has improved because of it. Otherwise, they were shifted from agriculture to other sectors. Through mechanization and collectivization, that is the technology support, they could be brought back to the agriculture sector where the demand for labor is very high. One thing. Second, the wage rate disparity was also removed because they are using the machinery. Yeah. So whatever anybody who is using the machinery is a wage disparity mainly due to the work disparity. Only certain types of works were mainly given to the ladies. Yeah. But now that there is no disparity as such, so the wage disparity also slowly disappears. I'm sure those interventions must have come. When there is a combination of policy changes backed by technology and social institutions, and also, of course, there is the need for an educational process when the awareness and the literacy level is low. Yeah. As far as in Kerala, I think that part is more or less taken care of. Great. Now I would want to move to Rupsi. Rupsi, पंजाब में किस तरह के इंटरवेंशंस किए खेती विरासत मिशन ने? त्रिंजन जो आपकी संस्था है, जहां सारी महिलाएं आती हैं, बैठती हैं, अपने एक सुख दुख की बातचीत के साथ साथ काम करती हैं, बुनती हैं, इकट्ठा होती हैं, किस तरह के इंटरवेंशंस किए त्रिंजन ने? और खेती विरासत मिशन की जो ये पहल थी, इससे जो महिलाएं हैं, खास तौर से ग्रामीण जो पंजाब की जो महिलाएं हैं, उनकी जिंदगी में किस तरह का असर देखने को मिला? जी, खेती विरासत मिशन पंजाब में एक सामाजिक और वातावरणीय आंदोलन है जो पिछले 15 सालों से जैविक कृषि, पानी बचाना, वातावरण का कंजर्वेशन, इन सब मुद्दों पे काम कर रहा है। और जब हम सामाजिक मुद्दों की बात करते हैं तो उसमें औरतों की भूमिका बहुत अहम है, क्योंकि औरतों के बिना कोई भी परिवार, कोई भी समाज, कोई भी देश अधूरा है। तो हमने औरतों से ये शुरुआत किचन गार्डन के माध्यम से की, जैविक घरेलू बगीचे की औरतें अपने घर में ही जहर मुक्त सब्जियां लगाएं और अपने बच्चों को पौष्टिक आहार दें। जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो हमें समझ में आया कि इन औरतों के पास बहुत सारी स्किल है, दे आर वेरी क्रिएटिव, दे कैन डू मल्टीपल थिंग्स। तो इसमें हमें मिला चरखा।
चरखा जो महिलाओं की पहचान के साथ जुड़ा हुआ है जी। और हमारी आज़ादी का भी एक सिंबल रहा है। गांधी जी ने चरखा चला के हमें उसकी इम्पोर्टेंस बताई। तो हम आज 8 मार्च को विमेंस डे मना रहे हैं। मुझे लगता है कि ये हर दिन मनाना चाहिए, क्योंकि जो वुमनहुड है, जो विमेंस के अराउंड सेलिब्रेशन है, फेस्टिविटी है, वो तो हर मूवमेंट में है। वो कोई एक दिन मना के उसका पूरा नहीं किया जा सकता। तो त्रिंजन के माध्यम से हमने ये सब बातें इकट्ठी की और इनके पीछे जो ज्ञान है, जो विजडम की परंपरा है, हमने उसको जानने की कोशिश की। त्रिंजन एक पंजाबी शब्द है। त्रिंजन का मतलब है जहाँ पे औरतें, लड़कियां इकट्ठी बैठ के ये जो नॉलेज शेयरिंग है, इसका काम किया करती थी। तो इट यूज्ड टू बी अ प्लेटफॉर्म वेयर विमेन यूज्ड टू स्पिन, वीव, सिंग। दे जस्ट डिडंट प्रोड्यूस। उसके साथ जो हमारा गीत संगीत है, जो हमारी लोक नृत्य है, जो हमारी कथाएं हैं, तो उसका भी उसमें सारा काम हुआ करता था। तो आई वुड से विमेन डोंट जस्ट प्रोड्यूस, दे क्रिएट। प्रोडक्शन और क्रिएशन में फ़र्क है। वो चाहे हम हाथ से धागा बनाएं, चाहे जो दूसरा काम भी औरतें करती हैं। तो त्रिंजन के माध्यम से हमने ऐसी औरतों को ढूंढा जो अपने घर के काम के साथ साथ ये सब रचना का काम भी कर सकती है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे लगती है, बीइंग अ वुमन, वुमनहुड, एक औरत होने का मतलब क्या है? वी आर नॉट वुमेन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बॉडी, बट व्हाट वी हैव इनसाइड अस। तो ये जो लाइफ के रोज के चैलेंजेस हैं, स्ट्रगल्स हैं, जो रिलेशनशिप बिल्डिंग है, तो उसको एक औरत कैसे मेंटेन करके रखती है अपने घर में, अपने समाज में, अपने रिश्तेदारी में। तो ये सब बातें त्रिंजन के माध्यम से हमें पता चल रही है। और त्रिंजन में विमेन एम्पावरमेंट का एक बड़ा कंपोनेंट है, क्योंकि इन औरतों को घर बैठे काम मिलता है। ये हैंड स्पिनिंग करती हैं, हैंड वीविंग, हैंड एम्ब्रॉयडरी, बास्केट मेकिंग, दरी मेकिंग। तो ये जो हमारे गांव का काम खत्म हो गया था और हम मैकेनाइजेशन, मार्केट पे ज़्यादा डिपेंड हो गए थे, तो ये काम दोबारा से रिवाइव हो रहा है और बहुत सारी औरतें इच्छा दिखा रही हैं काम करने की। तो हमारी कोशिश है कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा औरतों तक लेकर जाएं और इसको बहुत अच्छे लेवल तक कर सकें। जी, मैंने ये भी पढ़ा कि त्रिंजन में जो तमाम महिलाएं थी जो मजदूरी करने लग गई थी, वो कहीं ना कहीं वापस खेती की ओर लौटी और अब आपके पास खासी महिलाएं हैं, पुरुष भी हैं जो कि ऑर्गेनिक खेती करते हैं और साथ में इस तरह की कारीगरी, जिस तरह से आपने कहा पारंपरिक जो कलाएं हैं, उन सबको भी जिंदा रख रहे हैं। मैं यहाँ एक आंकड़ा देना चाहती हूँ कि ILO की तरफ से जो विमेन जो काम करती है, खासतौर से ग्रामीण भारत में, बहुत चौंकाने वाले आंकड़े हैं कि जो महिलाएं हैं वो 291 मिनट्स पर डे, 291 मिनट पर डे वो काम करती हैं भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में, जबकि पुरुषों का जो समय है वो है महज 32 मिनट पर डे। अब इसमें हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह कितना ज़बरदस्त काम करती है महिलाएं देश भर में। और उसके बाद भी जो ये बातें हैं कि वो अदृश्य रहती हैं, महिला किसानी का उनको दर्जा नहीं मिलता। और कहीं ना कहीं एक ये टर्म सामने आ रही है, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फेमिनाइजेशन सुनने में तो बड़ा लगता है कि पावरफुल वर्ड है कि एग्रीकल्चर में फेमिनिज्म, फेमिनाइजेशन हो रहा है, मगर असल में ये कितना भ्रामक है ये इसको समझते हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि इसके चलते महिलाओं पर अब दुगना चौगुना बोझ पड़ गया है। वो अंदर बाहर सारे काम करती हैं, पशुपालन से लेकर मछली पालन, डेयरी, खेती, बच्चे को संभालना। और इसी सब के बीच अब हम एक बार चलते हैं, हमारे साथ डॉक्टर गिरी राव हैं। आदिवासी इलाकों में महिलाओं की क्या स्थिति है? डॉक्टर गिरी राव, आपसे समझना चाहेंगे, महिलाएं जो है आदिवासी इलाकों में, चाहे वो किसानी कर रही हों, मजदूरी कर रही हों या फिर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, उस सब में किस तरह की स्थिति है ग्राउंड रियलिटी? देखिए, पहले तो आप सभी को वुमेन्स डे में मेरे तरफ से बधाई हो। एंड जब आप महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं जंगल के साथ, मेरा बात है कि जंगल के साथ उनका जो नाता है वो मेरा बात है कि दैट इज मच मोर क्रिटिकल देन द मेल कम्युनिटी। अगर हम उसी के हिसाब से देख रहे हैं, हम लोग का जो स्टडी था, एक स्टडी किए थे हम लोग का, ये स्टडी में मिला कि आउट ऑफ 365 डेज 168 डेज
ये वीमेन स्पेंड्स इन द फॉरेस्ट एरियाज। अगर आप उसी खेती को अगर देखेंगे ना, उड़ीसा का स्थिति में अगर आप लोग देखेंगे 63% ऑफ द टोटल हाउस होल्ड इन द ट्राइबल एरियाज आर द लैंडलेस। जब उनके पास जमीन नहीं है तो उनके पास ओनली जंगल ही है अपना जिंदगी को गुजारने के लिए। एंड हम लोगों का जो स्टडी हम लोग देखे थे, आउट ऑफ द 10 पीपल इफ जंगल को अगर जा रहे हैं वनोपज लाने के लिए, उसमें से 6 है वीमेन। अब 10 से 6 है वीमेन। सेकंड है, अगर गर्ल चाइल्ड को आप देख रहे हैं, अगर थोड़ा चिल्ड्रन को देख रहे हैं, 10 से 8 गर्ल चाइल्ड आर एंगेज एमएफपी कलेक्शन में। मेरा बात है ये उनका आंकड़ा है, क्योंकि उनके पास जमीन नहीं है और जंगल ही उनका एक ही स्रोत है जहां से वो इनकम लेके आते हैं। और सेकंड है कि अगर आप देखेंगे जो हर केस अवेलेबिलिटी, क्योंकि उनका खेती जो आता है उसमें से 2 से 3 महीना उनको खाना मिलता है। आइदर वो तो एग्रीकल्चर लेबर में जाएंगे या दूसरा जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम में लेबर ओरिएंटेड काम है वो जाके वहां पर काम कर रहे हैं। बट ये जंगल में जो हम लोग देखेंगे 5 से 6 महीने का खाना उनको जंगल से ही मिलता है। खाना उनका जो फूड बास्केट है वो जंगल से ही आता है। और हम लोगों का जो आंकड़ा ये था कि 117 टाइप ऑफ फॉरेस्ट फूड्स दे आर कलेक्टिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट से। अगर आप देखेंगे आपका फूड बास्केट उतना नहीं होगा जितना वहां का फूड बास्केट वहां पर है जी। पर सरप्राइजिंगली अगर आप देखेंगे उनका इस जो नाता है, जब हम गवर्नमेंट के ओर से देख रहे हैं, इनको इतना दरकिनार किया गया है। अभी हमने तो 2 लॉ है जिनके अगर आप देखेंगे फॉरेस्ट राइट एक्ट में, फॉरेस्ट राइट एक्ट में पहली बार वुमेन को एक, मेरा बात है कि टाइटल होल्डर के हिसाब से दिखाया गया। टाइटल होल्डर के आज अगर मेरा बात है कि भारत में 14 लाख लोगों को टाइटल मिला है, मेरा तो ये आंकड़ा है 70 to 80% टाइटल हैज गिवन टू द वुमेन। मेरा बात है अगर जॉइंट टाइटल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। बट जब जंगल का बारे में हम लोग सोच रहे थे, वहां से जो लेके आ रहे हैं, एक प्रोग्राम में 2014 में जो लॉन्च हुआ था वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मैकेनिज्म था। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मैकेनिज्म, बिकॉज इनका जो 30 to 40% इनकम जो जंगल से आ रहा है, हम लोगों का एक आंकड़ा यही है कि जितना फॉरेस्ट प्रोडक्ट वो लोग कलेक्ट करें 80% रॉ में सेल होता है। 80% रॉ में सेल होता है। बट लाइक द बड़ा लाइक द पतंजलि एंड डाबर, ये सब दे आर टेकिंग लॉट ऑफ बेनिफिट बाय प्रोसेसिंग दोज प्रोडक्ट्स। इनके पास कुछ भी नहीं आता है उस पैसा को लेके। सो 2014 में तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मैकेनिज्म ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किए थे। और उसमें मेरा बात है कि इसमें पहले 9 प्रोडक्ट था, आज 64 प्रोडक्ट्स आर एडेड इन द एमएसपी बास्केट के अंदर। बट इसका क्या हुआ है, अगर आपके पास एक आंकड़ा हम शेयर किए थे, अभी तक जो 17 स्टेट को पैसा दिया गया है, 501 करोड़ का पैसा दिया गया है। उसमें से आप अगर देखेंगे ओनली ऐसा स्टेट है जो 4 स्टेट है जो 40% ऊपर का पैसा यूटिलाइज किए हैं 2020-21 में। अगर उस आंकड़ा को हम लोग देख रहे हैं, लाइक द केरला इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव स्टेट इन द कंट्री, जो पैसा अभी तक यूटिलाइज नहीं हुआ है। मैं देख रही हूं ये आंकड़ा जो आपने बिगेस्ट स्टेट इन द कंट्री, जहां पर भी पैसा भी यूटिलाइज नहीं हुआ है। मेरा बात है अगर देखेंगे जितना पैसा भी जा रहा है, जितना लोगों को पैसा मिलना चाहिए एमएसपी में, वो एमएसपी उनको कभी भी नहीं मिल रहा है। एमएसपी का जो प्राइस अभी का स्थिति देखिए, आज 8 मार्च हो गया, और एमएसपी सीजन शुरू हो गया है। अभी तक कोई भी स्टेट में अभी तक एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी जनरेट नहीं हुआ है कि इस साल का एमएसपी का प्राइस कितना है और वो महिलाओं जाके कहाँ पर देंगे, किसके पास भेजेंगे, ये सब कुछ भी इंफॉर्मेशन अभी मेरा उन स्टेट में भी नहीं है, या छत्तीसगढ़ में नहीं है, झारखंड में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, कहीं पर इस तरह का इनिशिएटिव अभी तक भी इस साल के लिए भी शुरू नहीं हुआ। मेरा बात है सरकार का, अगर मेरा बात है डिक्लेरेशन बहुत अच्छा रहता है, अगर उसमें अगर लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं जाएगा, इस तरह का डिक्लेरेशन का क्या फायदा है। ये तो मेरा सबसे बड़ा यही है। मुकाम पर इस चर्चा को ले आए। मैं ये सोच रही हूँ कि जब ट्राइबल एरियाज में एमएसपी अनाउंस करके वो नहीं मिलती, जैसे कि आपने बताया, और वो दूर दराज इलाकों में मिलना और भी ज़रूरी है, तो कहीं ना कहीं इसके तार जुड़ते हैं। जो मौजूदा जो कृषि से जुड़ा जो आंदोलन हो रहा है, विरोध हो रहा है देश भर में, और किसान भाई और बहनों की सबसे बड़ी मांग है कि एमएसपी की गारंटी हो, उसे कानूनी जामा पहनाया जाए। डॉक्टर इंदिरा देवी, आई वांट टू कम टू यू, व्हाट इज योर व्यू
As in these are the stark realities that we are hearing. जैसे डॉक्टर गिरी राव ने ये सब बात सामने रखी कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का MSP बढ़ाया. There has been an increase in the MSP of the minor forest produce, but ultimately people are not getting it. I was just reading a news about another area, Bastar, where the imli prices, the traders are buying it at whatever price they want to give. There is no surety of the 36 rupees kg, the price that has been set. So what do you think? What should be done, and how important are these demands that these farmers all over country are raising on MSP? Yeah, this is a very pertinent question as far as agriculture sector is concerned. See, there are two aspects of it. One is whether the MSP declared is an attractive rate that assures a reasonable profit to the farmer. That is the first question. So there has been a lot of debate as to, or recommendation as to, the MSP should be fixed at 150% of cost C. Yeah. That is the cost that includes all the costs that run into the production process. So that is not yet achieved. Even though we talk about the cost C plus 150% of it, it has never been implemented. So the ruling MSP, I don't think it is a very reasonable rate to the farmers at this point of time, and that applies to these tribal communities as well, to my understanding. So that is the first part of it. Second part, even if it is declared, how many of the farmers are getting actually the price that is declared by the government? So even sitting in the state like Kerala, where most of the things, we presume that because of the literacy level, things are more or less clear with respect to MSP, because for paddy cultivation, we have a higher MSP at 30 rupees per kg as against something around 19 rupees for the country as a whole. And that is implemented more or less in a way, but the thing is that the delay in procurement is there. Yeah. Most often there is a dispute between the procuring agency and the farmers with regard to the moisture content of the paddy. So in effect, even though the rate is fixed and the rate is assured, there is a delay in procurement and payment that act against the interest of the farmers, and some of the conditions the procurement agencies fixing is also against the interest of the farmers. That said, I think still the things are much better in Kerala compared to rest of India with respect to the procurement status. Definitely. So we've seen the rolling out of MSP but for in the tribal fruits and communities, vegetables. again, the same problem exists. We have the tribal societies wherein the tribal communities are supposed to collect the minor forest products, medicinal plants mainly, and hand it over to the tribal societies. Only they are supposed to sell it only through these tribal societies, but as always, the middlemen come in between and they cheat the tribal people, and they receive these, get these medicinal plants at a very cheap rate. Most often, not even payment of the cash. Instead, they give some attractive things like liquors. Right. So this is definitely the happening message is everywhere in clear. India. And I was Indraji, reading in the newspapers wherein the Spain, I think, no agriculture produce is not allowed to be transacted in the market below MSP, below a declared level of MSP. Ji. So that is what I think the agitating farmers were also demanding. That is making it a legal right for the farmers Right. to see that at least they receive this MSP. तो जब हम ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा बन जाते हैं तो वहाँ पर जो इस तरह के डेवलपमेंट्स हैं, attractive price for them. जी, स्पेन At जैसे least to कंट्री make sure ने, that the farmers get at least that. Thank That is you. a very basic demand that they are putting in. जी इंदिरा जी, मैं फाइनल कमेंट चाहूंगी रूपसी आपसे. जैसे स्पेन ने एक रिमार्केबल, ये एक लैंडमार्क डिसीजन लिया है, कई समय से बात चल रही थी, और अब स्पेन ने MSP को बाध्यकारी बना दिया है. हमारे देश में भी इसको लेकर
पिछले कई महीनों से किसान आंदोलनरत हैं, आपको क्या लगता है, क्योंकि ये एक बड़ी बात निकल कर सामने आई है कि एमएसपी है, रहेगी, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री कृषि मंत्री कहते हैं, मगर क्या हमारे किसानों को वो मिल पा रही है? आपके किस तरह के अनुभव हैं? आप जिन लोगों के साथ काम करती हैं उनके इस मुद्दे पर किस तरह के विचार हैं, क्योंकि पंजाब से ही ये क्रांति कहीं ना कहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। देखिए, मुझे लगता है कि किसानों को उनकी क्रॉप के ऊपर अश्योर्ड मार्केट मिलनी चाहिए, पर उस अश्योर्ड मार्केट का मतलब सिर्फ व्हीट और राइस नहीं होना चाहिए जैसा कि पंजाब में हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद पंजाब में सिर्फ गेहूं और चावल की खेती हो रही है, तो उससे जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वाटर, एयर, लैंड, सब पोल्यूट हो रहे हैं। पैडी स्ट्रॉ इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है कि उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, और फिर हर साल किसान उसमें आग लगाते हैं। तो हमें मल्टी क्रॉपिंग की तरफ जाना होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाना होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग ही एक वे फॉरवर्ड है अगर हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज और अपने लोगों की हेल्थ बचानी है। नहीं तो ये कैंसर, तरह तरह की डिसीजेज बढ़ती ही जाएंगी। तो फार्मर्स के पास एक अश्योरिटी होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए, पर वो अश्योरिटी सिर्फ 1 या 2 क्रॉप पर ना हो। उनको पल्सेस, ऑयल सीड्स, ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हर चीज़ की अश्योरिटी मिले, ताकि छोटे से छोटा किसान भी अपने सब्सिस्टेंस यूज के लिए ये सब चीज़ें कल्टीवेट कर सके। और इसमें एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूँगी, फार्मर्स के लिए ये प्रोटेस्ट हो रहा है, फार्मर्स कर रहे हैं, बट हमारी सोसाइटी में हमारे आर्टिजन्स भी हैं, हमारी महिलाएं भी हैं, और ये जो कारीगर हैं ये ज़्यादातर लैंडलेस कैटेगरी में आते हैं, जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है। किसानों के पास ज़मीन है, वो कम से कम अपना पेट भर सकते हैं, पर ये जो हमारे कारीगर परिवार हैं इनको हमने SC, SCT और OBC की कैटेगरी में डाल दिया, और इनको हमने डोमेस्टिक लेबर के लिए मजबूर कर दिया कि आप दिहाड़ी मजदूरी करो। तो इनकी कला और हुनर की तो कोई कदर हो ही नहीं रही है, पर उसके साथ साथ जो इनकी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो भी हमारे समाज में नहीं है। तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से, आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि जो हमारे आर्टिजन्स हैं, जो हमारे समाज में एक बैलेंस बना के रखते हैं, तो हमें उनके बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि भोजन हमारी एक ज़रूरत है, पर भोजन के अलावा हमें जिंदा रहने के लिए और समाज में काम करने के लिए और भी काफ़ी सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, और ये हमारे आर्टिजन उन ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो हम अपने आर्टिजन्स के बारे में भी सोचें, खासकर जो बुनकर हैं, जो स्पिनर हैं, और भी जो तरह तरह का काम करते हैं, उनका तो ये सब काम खत्म हो रहा है ना, उनके बारे में कौन सोचेगा। तो मैं ये कहकर अपनी बात रोकूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस इम्पॉर्टेंट चर्चा में शामिल होने के लिए, समय निकालने के लिए, और अपने अपने राज्यों से जो बेहतरीन मॉडल्स हैं, इंसाइट्स हैं और जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उन्हें सामने रखने के लिए। हम आशा करते हैं कि जो पॉलिसी मेकर्स, नीति निर्धारक अगर इस शो को देख रहे हो तो कहीं ना कहीं इस तरफ जो ये ज़रूरतें हैं उनकी तरफ उनका ध्यान ज़रूर जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। हैप्पी वुमेन्स डे वंस अगेन। नमस्कार। थैंक यू। नमस्ते।